हेलो स्टूडेंट। आज हम सबसे पहले हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन क्या था? तो ब्रिटेन में एक नई सरकार आई जिसको कहा जाता है टोरी गवर्नमेंट, और उन्होंने 1919 एक्ट के बारे में सजेशन देने के लिए एक कमीशन बनाया जिसके हेड थे सर जॉन साइमन, और इसके अलावा उसमें 6 ब्रिटिशर्स और थे। इनका मेन वर्क ये था कि ये इंडिया में आकर यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखें, उसके बारे में सजेशन दें कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए। लेकिन इस कमीशन की जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि वो इंडिया में ही आ रहे हैं इंडियन संविधान के बारे में बात करने के लिए, और उन्होंने एक भी इंडियन मेंबर को इस कमीशन में नहीं रखा। ये कमीशन ब्रिटेन में 1927 में बना था, लेकिन ये इंडिया में जब 1928 में आया, स्पेशली जब ये बॉम्बे पहुंचा, तो यहाँ पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग या ऑल जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, सब ने इनको साइमन गो बैक के नारे से वेलकम करा। ब्लैक फ्लैग दिखाए गए, यानी इसको पूरी तरह से नकार दिया। जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशन हुए, और उसी डेमोन्स्ट्रेशन में जब पुलिस ने लाठीचार्ज करा तो कांग्रेस के एक महान नेता थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय, वो इस लाठीचार्ज में घायल हो गए, और उसके कुछ समय बाद उनकी डेथ भी हो गई थी। तो इस तरह साइमन कमीशन जब इंडिया में आया तो इसको पूरी तरह से नकार दिया गया, और उसके ऊपर जो वहाँ उस समय जो वॉइसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने एक डिक्लेरेशन करा कि भारत में डोमिनियन स्टेटस होगा। अब ये डोमिनियन स्टेटस में था क्या, जिसकी वजह से बहुत सारे नेता जो थे नाराज़ हो गए, स्पेशली जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, और उन्होंने तो अपनी एक सेपरेट पार्टी तक बना ली थी। इस डोमिनियन स्टेटस में ये कहा गया कि इंडियन भी सरकार बनाने में शामिल किए जाएंगे और इनको भी कुछ सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार मिलेगा। परंतु जो मुख्य सब्जेक्ट थे, जैसे डिफेंस था, कम्युनिकेशन था, या और अदर जो मेन फाइनेंस था, इन मेन सब्जेक्ट्स का जो कंट्रोल था वो ब्रिटिशर्स ने अपने ही हाथ में रखा, जिसके कारण भारतीयों को ये समझ में आ गया कि जो अंग्रेज हैं वो कभी भविष्य में हमें आज़ादी देने के पक्ष में है ही नहीं। और इसके फ़ौरन बाद जो लाहौर में एक सेशन हुआ दिसंबर 1929 में, और उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने रावी नदी के किनारे अपने साथियों के साथ शपथ ली, और उस शपथ में उन्होंने 2 बातें करी। पहला, उन्होंने बोला कि अब हमें ब्रिटिश रूल इंडिया में नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, या पूर्ण स्वराज भी कह सकते हैं। और दूसरी डिमांड जो उन्होंने करी वो ये थी कि अब से 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिपेंडेंस डे के रूप में। और आज 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे तो नहीं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो इसके पीछे इस डे की इम्पोर्टेंस को बनाए रखना ही कारण था, क्योंकि एक्चुअल में तो देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो इस दिन की इम्पोर्टेंस ख़त्म ना हो जाए, तो इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट के डे के रूप में या रिपब्लिक डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें गांधी जी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू ने ये दोनों बातें रखी तो ज़्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं हुए उस तरफ। तो गांधी जी ने कहा कि मैं इसको आम लोगों के जीवन से जोड़ूंगा, ताकि ये आंदोलन जो हम चलाएं तो ये मजबूती पकड़ सके। और उसके बाद ही गांधी जी ने अपना दूसरा आंदोलन स्टार्ट करा था, पॉलिटिकल मूवमेंट 1930 में, जिसको हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। लेकिन उसके पीछे क्या घटना थी वो भी हमें मालूम होनी चाहिए। उसमें गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से 11 डिमांड्स रखी थी। 31 जनवरी 1930 को एक लेटर लिखकर उनको भेजा था, और 11 मार्च तक लॉर्ड इरविन ने उनको
कोई भी जवाब नहीं दिया या उनकी किसी भी डिमांड को नहीं माना, इवन वो उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो गांधी जी ने जो टाइम पीरियड या जो अल्टीमेटम दिया था, उसके ख़त्म होने के बाद उन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट करा CDM। गांधी जी की जो डिमांड्स थी उसमें बहुत सारी बातों को था, जनरल इंटरेस्ट को लेकर था, हर क्लास के लोगों की डिमांड थी, इंडस्ट्रीज से लेकर पीजेंट तक की डिमांड थी। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड थी वो ये था कि सॉल्ट पर से टैक्स हटा दिया जाए, क्योंकि सॉल्ट बनाने का अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया हुआ था। और सॉल्ट पर से टैक्स हटाना इसलिए भी ज़रूरी था कि ये भारतीयों की फूड आइटम में इसेंशियल आइटम होती है और इसका इस्तेमाल अमीर और गरीब दोनों ही करते हैं, इसलिए इस पर किसी भी तरीके का टैक्स लगाना इलीगल है। इसलिए गांधी जी ने इसको अपना मेन हथियार बनाने की कोशिश करी। और जब गांधी जी की डिमांड नहीं मानी गई तब गांधी जी ने इसके बाद डांडी मार्च स्टार्ट जब गांधी जी की 11 डिमांड में से लॉर्ड इरविन ने उनकी कोई भी डिमांड पूरी नहीं करी, तब उन्होंने डांडी मार्च या साल्ट मार्च स्टार्ट करा। और गांधी जी ने 11 मार्च तक वेट किया था। तो उनकी जो सॉल्ट मार्च को स्टार्ट करने की डेट है वो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होती है। और शुरुआत में वो अपने आश्रम जो कि साबरमती में था, वहाँ से अपने 78 साथियों के साथ उन्होंने ये मार्च स्टार्ट करा। साबरमती से कोस्टल टाउन डांडी तक की जो दूरी थी वो 240 माइल्स थी। और इसके लिए वो लोग लगातार डेली जो है 10 मील चलते थे। और इस तरह उन्होंने ये दूरी 24 दिन में कंप्लीट करी। और 6 अप्रैल को वो डांडी पहुँचे। और रास्ते में जो भी लोग उनको मिलते थे, हजारों लोगों ने गांधी जी को सुना। गांधी जी उनको अपना उद्देश्य समझाने की कोशिश करते थे कि वो क्या स्वराज में चाहते क्या हैं, किस तरह वो विदाउट वॉयलेंस जीत हासिल करना चाहते हैं और किस तरह से हम लोगों को ब्रिटिशर्स की अवहेलना करनी चाहिए बिना हिंसा के। जब वो 6 अप्रैल को डांडी पहुँचे तो पहली बार उन्होंने सी वाटर को बॉइलिंग करने के बाद सॉल्ट बनाया और कानून को ब्रेक करा। गांधी जी ने फर्स्ट टाइम जो ये कानून ब्रेक करा था, इसी में और भी कुछ कानून हैं जो हमारे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखे हैं कि CDM में और नॉन कोऑपरेशन में दोनों में क्या डिफरेंस है। उसमें आपको इसकी डिटेल बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी। और यदि हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि CDM को स्टार्ट करने के क्या कारण थे और ये 5 मार्क्स में आता है, तो हमें साइमन कमीशन से लेना है। साइमन कमीशन बताएंगे, डोमिनियन स्टेटस बताएंगे और लाहौर सेशन बताने के बाद गांधी जी की 11 डिमांड्स बताएंगे। और उसके बाद हमारा सॉल्ट मार्च, यहाँ से हमारा जो स्टार्ट होगा वो सॉल्ट मार्च होगा। इससे पहले हमें ये सब चीज़ें जब हम लिखते हैं तो हमारे 5 मार्क्स का ये CDM वाला आंसर पूरा होता है। और अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो हम करेंगे कि CDM को वापस लेने के क्या कारण थे और NCM को वापस लेने के क्या कारण थे। इन दोनों को जब हम एक साथ करेंगे तो याद करने में हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा।